मेरा नाम वजीर सिंह दैया है। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नारा गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी कंपनी का नाम WS टेलीमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। सन 2014 में हमने IRI पूसा के ZTM BPD यूनिट से पूसा सोइल टेस्ट एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर किट की तकनीक प्राप्त की। व उसके इस तकनीक के अंतर्गत हम पूसा STFR मीटर किट का निर्माण करते हैं। पूसा STFR मीटर किट के द्वारा किसान भाई स्वयं अपने तौर पे मिट्टी की जांच करके किसान भाइयों को सोइल हेल्थ कार्ड इशू कर सकते हैं, जिससे जो आज हमारे प्रधानमंत्री सोइल हेल्थ कार्ड योजना जो चली है, उससे काफ़ी कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित नौजवान भाइयों ने हमारी मशीन को प्राप्त करके सोइल हेल्थ कार्ड इशू करने में काफ़ी बड़े पैमाने पे हेल्प की है, जिसके द्वारा लाखों किसान भाइयों को इस STFR मीटर के द्वारा मिट्टी जांच करने में उनको सहायता प्राप्त हुई है। वह इसका काफ़ी बड़े पैमाने पे किसान भाई लाभ उठा रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने मिट्टी जांच करवा के जो फसल उगाई है, उससे उनको काफ़ी अच्छी फसल प्राप्त हुई है व इनपुट कॉस्ट में काफ़ी कमी आई है। हमारा मिशन है हर एक गाँव में हम STFR मीटर को पहुंचाएं, जिससे लाखों नौजवान भाइयों को रोजगार मिले व हमारे देश के हर किसान को मिट्टी जांच की सुविधा अपने गांवों में ही प्राप्त हो। Namaskar, good morning. In this continuing series of Transforming India Talks, today we are very honored to be joined by the Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare, Shri Radha Mohan Singh जी। मंत्री जी, आपका स्वागत है इस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टॉक्स में, जो हम सरकार के 2 साल के पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में अलग अलग मंत्रियों से वार्तालाप कर रहे हैं, सीधे जनता से उनका संवाद जोड़ रहे हैं। आपके मंत्रालय ने शुरुआत ही की बहुत बड़े चेंज के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, कि मंत्रालय का नाम पहले एग्रीकल्चर होता था, अब एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर हो गया। तो ये थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये मानसिकता का बदलाव क्यों किया गया और पिछले 2 साल में इस मानसिकता के बदलाव की वजह से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आपने कुछ 1-2 इंट्रोड्यूस किए हैं? देखिए, कृषि विकास की योजनाएं तो हमारी चलती रही है, लेकिन किसान वेलफेयर के लिए भी योजनाओं का निर्माण हो, और इसी दृष्टि से कृषि एवं सहकारिता विभाग मंत्रालय का नाम बदल के इसको कृषि एवं किसान मंत्रालय किया गया और एक कल्याण डिवीजन, किसान कल्याण डिवीजन में एक बड़े अफसर को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई। और इसका बड़ा ही लाभ हो रहा है कि हम ये भी देखते हैं कि हमारी योजना ऐसी योजनाएं जिससे किसानों का कितना कल्याण हो रहा है। कृषि की विकास जरूरत है, इन किसानों का कल्याण उसमें किस सीमा तक हम कर रहे हैं, इसको देखने के लिए इस प्रकार की योजनाओं के मॉनिटरिंग के लिए ये अलग डिवीजन बनाकर एक अधिकारी को लगाया गया है। इस साल के बजट पे हमने देखा कि ये जो मानसिकता का बदलाव हुआ है, उसका एक रूप हमें दिखाई दिया कि जो बजट एलोकेशन सब्सटेंशियली बढ़ा दिया गया, जो कि पिछले सालों से लगभग डबल किया, उसके आसपास का बढ़ाया गया। इससे ये बजट बढ़ाया जो गया है, जो एडिशनल पैसा है खर्च करने के लिए, इसमें कुछ बताना चाहेंगे कहाँ ये खर्च होगा, किस तरह से इस्तेमाल होगा इसका? पहले जो हमारा बजट होता था वो 15,500 करोड़ का, जो पिछले वर्ष का था। इस बार 38,000 करोड़ से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा है। और इसमें ऋण प्रवाह को भी तेज किया गया है। इसमें जो राशि बढ़ी है ऋण प्रवाह, और इसी प्रकार से जो सिंचाई है, माइनर वन ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, तो ये सूक्ष्म सिंचाई योजना है, इसमें भी हमने राशि बढ़ाई है। और दूसरा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पिछले बार हमने 1100 करोड़ रुपया दिया था, तो इस बार 1750 करोड़ रुपया दिया है। तो ये बजट तो दुगुना से ज्यादा हुआ ही, लेकिन इसके अतिरिक्त 500 करोड़ रुपया दलहन विकास के लिए अलग से इस बार किया गया। और ये जो दूध उत्पादन के दृष्टि से एक अलग से 850 करोड़ रुपये बजट के आवंटन से अलग, ये 38,500 करोड़ के अलावे 500 दलहन के लिए और 850 करोड़ रुपये आपको दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग से राशि आवंटित की गई है, राज्यों को दी गई है। तो ये जो राशि है राज्यों को जाना शुरू हो गई है और उन्होंने बिल्कुल इस बार तो वोट ऑफ अकाउंट्स के पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद मॉनिटरिंग की थी। पहले होता था कि वोट ऑन अकाउंट्स पास होने के बाद महीनों लगते थे,
लेकिन इस बार तो कई एलोकेशन हम लोगों ने बजट वोट ऑन अकाउंट के पहले भी दे दिया और उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर भी सारी राशि को हम लोगों ने समय पर भेज दिया। ये पहला वर्ष होगा आज तक के बजटीय इतिहास में कि एकदम समय पर राज्यों को राशि जा चुकी है। मंत्री जी, शुरू हुआ हमारा ये टॉक तो हमने शुरू में एक देखा जिनको आपके मंत्रालय का जो सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाई गई है उससे उनको कैसा बेनिफिट हुआ, उन्होंने अपनी बेनिफिट बताई कि मेरी उपज में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मैंने कम शुरू किया है। इससे पहले कि मैं आप सवाल पूछूं, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम है मनीष सिंह जी। वो इस पर शायद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनके सवाल में फिर अपना सवाल जोड़ के मैं आपसे जाऊंगा। मनीष सिंह जी, अपना सवाल पूछे मंत्री जी से। जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो। हाँ मनीष जी बोले, हम सुन पा रहे हैं आपको। ऐसा है सर, हम एक चीज की जानकारी चाहिए हमको सोयल हेल्थ कार्ड के विषय में। मैं पूर्वी चंपारण जिला से आता हूँ और ये कब यहाँ बटेगा, कब से प्रभावी होगा और उसका क्या लाभ है, तो इसके विषय में सर हमको कुछ बताया जाए। जी जी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये 2007-8 में पूरे दुनिया को संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करो, मिट्टी या तो मर रही है या बीमार है और संतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण स्थिति आ रही है और किसान का लागत भी बढ़ रहा है। जब मोदी सरकार आई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और हम लोगों ने देखा कि हमारी सरकार आने के 7-8 साल के अंदर राज्यों को, राज्य के माध्यम से ये होते हैं, ये जो कृषि जो है वो जो संवर्ती सूची में राज्य का विषय है, तो राज्यों को 36 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये अपने आप में आश्चर्यजनक विषय था सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के नाम पर, और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की अलग से राशि नहीं जाती थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन मोड में एक योजना की घोषणा की, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, और इसके लिए हम लोगों ने तय किया, पहले तो तय किया था कि 3 वर्ष में जो देश के 14 करोड़ किसान हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, लेकिन बाद में फिर हुआ कि नहीं, 2 वर्ष के अंदर मिट्टी की प्रकृति बदलती है, तो हम लोगों ने 2 वर्ष का टारगेट लिया और राज्यों को पहले साल में ही 88 सॉइल हेल्थ मोबाइल लेबोरेटरी के लिए पैसा दिया और राशि पहले वर्ष में लगभग 200 करोड़ राशि दिया। 2 वर्ष यदि देख लें तो 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अभी 400 करोड़ के लगभग राज्यों को पैसा दिया है और हमारा लक्ष्य जो था 15-16 में 5 करोड़ किसानों को देने का, इसके लिए हमने राज्यों को पैसा दिया था, जिसमें लेबोरेटरी के साथ साथ कार्ड की छपाई, उसका वितरण, किसान के खेत से मिट्टी लाना, और राज्य सरकारों को कहा था कि आपके जो कृषि कर्मी हैं जिला के अंदर उनका उपयोग करिए, और कमी है तो फिर जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, एनजीओ हैं, इसकी भी मदद आप ले सकते हैं। तो राज्यों ने तेजी से सॉइल हेल्थ नमूने लेने शुरू किए। उसमें एक गाइडलाइन था कि यदि सिंचित जमीन है तो 2.5 एकड़ के अंदर से, असिंचित है तो 10 हेक्टेयर के अंदर से, तो एक नमूना से 5-6 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा सकता है। तो राज्यों ने 15-16 के 31 मार्च तक लगभग जो नमूने इकट्ठे किए थे वो 5 करोड़ किसान के लायक किए थे, और छाप कर 31 मार्च तक 2 करोड़ किसानों को दे चुके थे, और बाकी छपाई का काम, वितरण का काम उनका चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट 31/5 तक का रिपोर्ट है, 17 मार्च तक, 15-16 और 16-17 मार्च तक सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देना है। देश में हर किसान, तो हर किसान को, देश में 14 करोड़ किसान हैं, तो जो अभी हमने 31/5 को जो रिव्यू किया था तो उसमें टोटल ये 14 करोड़ के लिए 2 वर्ष में लगभग 2 करोड़ 53 लाख नमूने चाहिए। तो 1 करोड़ 27 लाख नमूने राज्यों ने इकट्ठा किया है। हाँ, आधा हो गया है। लेबोरेटरी का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, और मिनी लेबोरेटरी भी जो अभी नया आया है वो भी राज्य ले रहा है। तो कार्ड वितरण में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन नमूना लेने के काम जो 31 मई तक किया है 50% का किया है, और बाकी लगभग 1 करोड़ 26 लाख नमूने अभी लेंगे, और 31 मार्च तक देने का जो मेरा लक्ष्य है। तो मुझको लगता है 31 मार्च तक नमूने तो आ जाएंगे, लेकिन कार्ड चूंकि छपाई और राज्यों को उसको वितरित करना है, और लेबोरेटरी की हालत पहले वर्ष में ठीक नहीं थी क्योंकि उनको पैसा नहीं जाता था। तो हमने पैसा दिया, फिर उनकी टेंडर की प्रक्रिया, फिर छोटे छोटे मोबाइल जो छोटा मिनी लैब जो नया निकला
तो उसको खरीदने की राज्यों की जो प्रक्रिया है टेंडरिंग वगैरह का, उसका लेट थोड़ा हुआ होगा, लेकिन 14 करोड़ किसानों के लिए नमूना तो निश्चित रूप से आ जाएंगे। और 1-2 महीना कार्ड वितरण में लेट हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सब 14 करोड़ को दें। वितरण में 2-3 महीने की लेट हो सकती है, और हमारी ये व्यवस्था परमानेंट है कि प्रति 2 वर्ष पर रिन्यूअल करके देना है। तो हमने एक नया सर्कुलर जारी किया है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो जो पंचायत है और टैक्स है पंचायतों के अंदर, तो 80% की सब्सिडी हम दे सकते हैं, वहां मिनी लेबोरेटरी स्थापित करें। और इससे आगे बढ़कर अभी हमने कृषि वैज्ञानिकों को लगाया है कि जिस प्रकार से हम अपना ब्लड टेस्ट करते हैं तो हैंड होल्ड औजार और डिवाइस से करें, तो हमारे वैज्ञानिक लगे हैं, क्योंकि लंबा चलने वाला है, लंबा नहीं, निरंतरता इसकी रहे कि हर 2 वर्ष पर उसका रिन्यूअल हो। तो हैंड होल्ड डिवाइस के दिशा में लगे हुए हैं, और मुझको लगता है साल के अंत तक हम उसको भी मार्केट में हमारे वैज्ञानिक ला देंगे। तो ये जो योजना है, देखिए अन्य देशों में मिट्टी को लोग जमीन का टुकड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ सोच है कि हिंदुस्तान की मिट्टी को हम, हिंदुस्तान के लोग सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसको माँ मानते हैं। और माँ जब तक बीमार है तब तक तो किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। इसलिए हर किसान को उसकी जो जोत है, जमीन है, उसका हेल्थ कैसा है, उसको कितना भोजन चाहिए, कितनी दवा चाहिए, ये जब तक नहीं पता चलेगा तो दोहरा नुकसान है। एक तो लाखों हेक्टेयर जमीन या तो मर रही है, या बीमार हो गई, या जहर उगल रहा है, और दूसरे किसान का लागत भी ज्यादा होता है, वो अंदाज से यूरिया डालता है, अंदाज से दवा डालता है, मतलब खर्च करता है। तो ये जो योजना है देश के किसानों की खुशहाली की बुनियाद है, और इसी बुनियाद पर उसकी खुशहाली की इमारत खड़ी हो सकती है। तो इसको मिशन मोड में पूरे देश में हम चला रहे हैं। और इसमें दिक्कत जरूर है कि कुछ राज्य ऐसे जरूर हैं कि उनकी गति थोड़ी धीमी है, लेकिन लगातार हम उनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर राज्य बड़ी उत्सुकता से, और अभी मैं 2 दिन लुधियाना में था और 2 दिन बुंदेलखंड के झांसी में था, गांव में जाने का अवसर मिला है। इन इलाकों में तो किसान बिल्कुल आंदोलन के रूप में इसको लिए हैं। यदि कोई सरकार इसमें कमजोर भी, शिथिलता भी बरतेगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अभियान चलाया कि गांव-गांव किसानों के बीच ये जानकारी आ गई है, और अब किसानों की ओर से भी राज्य सरकारों पर दबाव हो रहा है कि हमारा सॉइल आगे बढ़ाइए। इस पे जब प्रधानमंत्री जी ने इसके सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में डिस्कस किया था, वो अपने वक्तव्यों में बोलते हैं, अपने भाषणों में, एक उन्होंने चीज बोली कि इसका इतना नेटवर्क बढ़ जाएगा कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, टेस्टिंग में, लेबोरेटरी में युवाओं को नौकरी मिलने की बहुत संभावना रहेगी। इसका कुछ आंकलन किया है? निश्चित रूप से हमने राज्यों को जो गाइडलाइन दिया है उसमें दिया है, और कुछ राज्यों ने तो शुरू किया है। कर्नाटक वगैरह तो एनजीओ के माध्यम से ही कर रहा है, और बाकी राज्य को भी हमने कहा है कि आपके पास एग्रीकल्चर वर्कर्स की संख्या भी कम है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी छूट हमने दी। मंत्री जी, एक आपके मंत्रालय ने एक बहुत ही हिस्टोरिक पहल की अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही, कि देश में जो किसान का मार्केट बटा हुआ था अलग अलग राज्यों में और राज्यों में मंडियों में, उसको आपने जोड़ने की पहल की है। ये बहुत दिनों से इसकी चर्चा होती थी, हो नहीं पाता था, आपके मंत्रालय ने कर दिया। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं और ये इसमें कहां तक प्रोग्रेस हो चुका है? देखिए, मैंने पहले भी जो चर्चा की उसमें कहा कि 2007-8 और ये भी जो एक राष्ट्रीय कृषि बाजार होना चाहिए, ये सोच 2005 में आई थी। लेकिन राष्ट्रीय जो कृषि मंडी उत्पाद समिति है, इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। तो 2006 में देश भर के राज्य के कृषि मंत्रियों और मार्केटिंग सचिवों की बैठक उस समय के कृषि मंत्री प्रधानमंत्री जी ने ली थी, और एक कमेटी बनाई थी कि राज्य कानून में परिवर्तन करें। अब स्थिति ये है मार्केट की कि किसान जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पूंजी लगाता है, कर्जा लेता है, और फसल तैयार होने के बाद जब वो मार्केट में जाता है, तो राज्यों के अंदर जो मंडी है उसके कानून, एक राज्य में यदि 50 मंडी है तो हर मंडी के लिए अलग अलग कानून है। एक मंडी का लाइसेंसी दूसरे मंडी में नहीं खरीद सकता है। एक मंडी में जब किसान जाता है तो वहां जो 10 लाइसेंसी है, वो जो बताएगा उसी कीमत पर किसान को बेचता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसी के राज्य में दूसरे मंडी में उसका कितना दाम है। और इतना ही नहीं, तो जो लाइसेंसी है वही उसका सामान हाथ में लेगा और कहेगा ये तुम्हारा क्वालिटी खराब है। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसान का
कि जो लाइसेंसी है, दलाल है, उसी को तय करना है क्या कीमत है, उसी को तय करना है कि तुम्हारा सामान खराब है या अच्छा। इसीलिए 2005-06 में कोशिश हुई थी, लेकिन राज्यों ने कानून नहीं बदला। जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें स्वयं रुचि ली और उसके बाद हमने राज्यों से बातचीत शुरू की कि आप 3 प्रकार के कानून में बदलाव करो। पहला तो ये कानून बनाओ कि ई ट्रेडिंग होगा, दूसरा कि 1 पॉइंट लेवी होगा, और तीसरा एक ही लाइसेंस से किसी मार्केट में सामान खरीद। ये हमने बताया। पहले साल हम इसमें असफल रहे। अच्छा। 3 साल के अंत में देश के सभी राज्यों के कृषि मंत्री और मार्केटिंग सेक्रेटरी को हमने बुलाया, और यदुरप्पा जी जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का काम शुरू किया था कर्नाटक के स्पेसिफिक, और दूसरी सरकार आई तो उसने भी उस काम को आगे बढ़ाया। अच्छा। और 50 मंडियों को 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वहां मिला था। अच्छा। तो मैं 3 दिनों तक देश के सभी कृषि मंत्री और मार्केटिंग सचिव को लेकर सबको दिखाया। कर्नाटक। ये कब हुआ? ये हम लगता है कि 15-16 के प्रारंभ। ये अच्छी बात बताइए कि शायद ये पता नहीं है लोगों को। 3 दिन तक साथ में लेकर हुगली से शुरू किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के 17 राज्यों ने अपने कानून में परिवर्तन किया उस 3 दिन के कवायद के बाद। उसके बाद 12 राज्यों ने 365 मंडियों के लिए प्रस्ताव दिया। हमने उनसे मांगा था कि आप जो मंडी यदि तीनों कानून बदलते हैं तो आपकी मंडियों को हम 2 प्रकार की मदद करेंगे, एक तो पैसा देंगे और एक IT का इंजीनियर देंगे, और एक हमने सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर तय किया था। तो 17 राज्यों ने कानून बदले और 12 राज्यों से 365 मंडियों के प्रस्ताव हमारे पास है कि हम इस मंडियों को करना चाहते हैं। तो हमने उनको सैंक्शन किया और सबको पैसा और एक IT का इंजीनियर दिया, सब मार्केट। आपके मंत्रालय भारत सरकार ने मदद की। ये बाजार समिति का कानून राज्य का विषय, हम भारत सरकार है, हम देख रहे हैं कि किसानों की हालत बहुत खराब है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एग्री इंफ्राटेक स्ट्रक्चर फंड बनाया था, उसमें 200 करोड़ रुपया दिया था। तो हमने राज्यों को देना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि 12 राज्यों के 365 जो प्रस्ताव आए थे, इसमें से 14 अप्रैल को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को 8 राज्यों की 21 मार्केट को हमने जोड़ दिया, 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया। इनाम जो बना। हाँ, इनाम बना। और उसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए और मुझे खुशी है कि अभी तक परसों तक 23,000 किसान इन 21 मंडियों के अंदर अपने सामान का ई ट्रेडिंग के माध्यम से शुरू कर चुके हैं। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें कहीं कहीं जो विसंगतियां आती है तो उसको दूर करने का दिल्ली का रिपोर्ट आता है और उसको हम दूर करते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 25 सितंबर 16 तक 200 मार्केट को हम जोड़ देंगे और मार्च 17 आते आते 200 मार्केट को और जोड़ेंगे, लगभग 400 मार्केट। 400 और मार्च 18 आते आते देश के 585 मंडी, 185 जो शेष बन जाएंगे, ये सबको जोड़ देंगे। और राज्य यदि पहले ही यदि तैयार हो जाता है, जो हम उसको प्रस्ताव मांग रहे हैं, यदि पहले दे देता है तो हम 17 के अंत तक ही 585 मंडियों को जोड़ देंगे। इसकी भी तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है और मुझे खुशी हुई है कि 11 मंडियों में ये जो शुरू हुआ है वो किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। सर, इस पे हमारे साथ एक सूरज नंदन भी जुड़े हुए हैं, वो इसी पे सवाल पूछना चाहते थे। आपने हालांकि विस्तार में बहुत कुछ बताया है। सूरज जी, आप कुछ पूछे इसके बारे में जो आप अभी तक शायद मंत्री जी ने नहीं बताया, आप जानना चाहते हो? सूरज जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? नहीं, हमारा निकल चुका। हाँ, नमस्कार सूरज जी। देखिए देश, हाँ बिल्कुल, देश में ये बड़ी बड़ी 585 मंडी है। आप भी, मुझको लगता है कि पटना सिटी के मंडी को देख रहे हैं, पटना सिटी मंडी देख रहे हैं, तो वहां किसान सामान लेके जाते हैं बेचने के लिए। ये पहले से चल रही प्रक्रिया है। लेकिन आज के तारीख में जो किसान लेके जाता है, तो जो वहां लाइसेंसी है, खरीदार है, 10 यदि लाइसेंसी है तो 10 आपस में मिलकर
जो दाम बताएंगे उसी पर किसान को बेचना है। किसान को पता नहीं है कि आपके राज्य में दूसरे मंडी में क्या कीमत है, दूसरा क्वालिटी भी तय वो दलाल जो है वही करेगा। ये जो कृषि मंडी से जो मार्केट जुड़ जाएगा, ये आपका पटना का मंडी, तो हम उनको पैसा देंगे, वहां पर एक लैब बनता है, किसान का सामान की क्वालिटी दलाल नहीं जांच करेगा, वो लैब में जांच होगा, उसमें स्लिप लगेगा और फिर उसी मंडी के प्रवेश द्वार के एंट्री में ही देश के किस मार्केट में उसके जींस का कितना कीमत है ये भी बोर्ड पर दिखाई देगा। और फिर खरीदार भी ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ई ट्रेडिंग है, तो एक दूसरे मार्केट में बैठा हुआ, देश के किसी मार्केट में बैठा हुआ खरीदार उस सामान को खरीद सकता है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार, बिहार और केरल ऐसा राज्य है जहां मंडी का कोई कानून नहीं है, और हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप मंडी कानून बनाइए, या न भी बनाते हैं तो आप प्रस्ताव दीजिए हमको, हम उसको अपग्रेड करेंगे, हम आईटी देंगे ताकि वहां के किसान देश के मार्केट से जुड़ सके। लेकिन अभी तक बिहार से कोई प्रस्ताव नहीं आया। बिहार के मार्केटिंग सेक्रेटरी को भी मैं ले गया था बंगलोर दिखाने के लिए, हमारे कई पत्र गए हैं उस राज्य में, लेकिन अभी बिहार और केरल पता नहीं इससे क्यों अपने को वंचित रखा है। इसमें इनाम में एक सवाल आता है जो कई लोगों के मन में एक रहता है कि ये कैसे होगा कि किसान अपना प्रोड्यूस लेके मंडी पहुंचा अपने लोकल मंडी में, वहां पे उसकी क्वालिटी की जांच हुई और फाइनल हुआ कि किस तरह में बेचेगा, लेकिन उसने बेचा है गुजरात की मंडी में, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन वहन करेगा? देखिए अभी तो राज्यों के अंदर हमने कानून बदलवा दिया, हाँ, कि 1 पॉइंट लेवी लगेगा। 1 पॉइंट लेवी। समस्या तो ये था कि राज्य में भी एक दूसरे मार्केट से जाता था तो लेवी लगता था। अब मेरा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें फिर जो विसंगति आएगी उसको हाँ, भी हम दूर करेंगे राज्यों से बात करके। अच्छा, अगला जो सवाल हम लेना चाहते हैं ये फसल बीमा योजना पे है, और ये सवाल जो है ये जो किसानों के लिए इस मंत्रालय ने सोचा है, सरकार ने सोचा है, उसमें शायद ये बहुत बड़ी पहल थी जो इस साल हुई है। फसल बीमा योजना पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस साल इसमें मेजर ड्रामेटिक चेंज आया है। खरीफ सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, तो इसमें एक आप बताना चाहेंगे किसान को कि एक तो ये उससे उसको फायदा क्या है, दूसरा अगर उसको एक मान लीजिए वो 50,000 1 लाख रुपए का बीमा करवाना चाहते हैं तो कितना लागत उसको देनी पड़ेगी, और उतनी लागत से वो अपनी बीमा करा के वो अगर उसके किसी वजह से उसकी फसल नहीं होती है अच्छी तो उसको वो अपनी इंश्योर्ड अमाउंट मिल सकता है। ये देखिए, ये जो फसल बीमा योजना पहले से देश में चल रही थी, हम सब जानते हैं कि किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, इतना ही नहीं बल्कि वो बैंक से या पड़ोसी से कर्जा लेता है, या अपने घर के जेवरात बेचते हैं, खेती करता है, और जब फसल निकलता है, लहलहाता है, तो बड़े बड़े सपने देखता है, और अचानक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और सारे उसके जो सपने होते हैं उसको समाप्त कर देता है। तो राहत देते हैं, राज्य आपदा कोष में पैसा देते हैं, राष्ट्रीय आपदा कोष से, तो इससे उसको राहत मिलती है, मरहम होता है, लेकिन पूरी भरपाई नहीं होती है। तो किसान का जो लागत है उसकी पूरी भरपाई हो, इसके लिए फसल बीमा योजना देश में चली, लेकिन राज खजाने पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके परिणाम स्वरूप किसान का जितना लागत होता था उसकी भरपाई फसल बीमा योजना लेने के बावजूद भी नहीं होता था। पहले जो फसल बीमा योजना के अंदर विसंगतियां थी, इतनी विसंगतियां थी कि जब मोदी सरकार आई तो ये सवाल उठने खड़े हुए। तो पहले साल में हमने वादा किया था संसद के अंदर कि हम एक नई फसल बीमा लाएंगे जिसमें तमाम विसंगतियों को दूर करेंगे। अब विसंगतियां क्या क्या थी? विसंगतियां थी कि देश के हर जिले के लिए अलग अलग प्रीमियम के दर थे, हर फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम के दर थे, और प्रीमियम भी जो जितना रिस्की जिला है 20%, 15% तक किसान को प्रीमियम देना है, और फिर राज खजाने से भी उसकी भरपाई जो करनी है प्रीमियम का, तो कंपनियों को राज खजाने पर ज्यादा बोझ न पड़े तो 11% का कैपिंग था। मान लिया कि किसी किसान की 1 हेक्टेयर में 30,000 रुपये की लागत है धान की खेती, तो उसने प्रीमियम ज्यादा जमा किया, 6%, 7%, 8% जमा किया, शेष राज्य सरकार को देना है,
तो राज्य सरकार रिस्क के मुताबिक एक कैपिंग किया था 11% का, तो कंपनी को पूरा प्रीमियम नहीं मिला। अब बीमा किया हुआ है किसान का, और जो वो नष्ट हुआ तो उसको 12,000, 14,000, 15,000 रुपया मिलना है, क्योंकि उसको प्रीमियम नहीं है, खजाने पर बोझ न पड़े, इसलिए कैपिंग था। दूसरा विसंगति जो थी वो थी कि किसान कर्जा लिया, बीमा हो गया या स्वयं बीमा कराया और बीज खरीदा, खेत की जुताई की, और कल होकर अचानक बाढ़ आया और पूरा खेत डूब गया, बुआई नहीं, तो उस किसान को नहीं मिलेगा। तो जो विसंगतियां थी उसको हमने दूर किया है। इस बार दूर ये किया है कि अब कोई किसान अब हर फसल के लिए, रबी के जितने भी फसल है देश में, जिस भी जिला में है, 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा। तो फिक्स हो गया है, ये जो प्रीमियम के जंजाल में फंसे हुए और यदि वहां टेंडर होता है, रेट होता है कि 20% प्रीमियम होगा, तो बाकी के 18.5% राज खजाने से देंगे, चाहे जितना राज खजाने पर। ये राज खजाना कौन है? सेंटर है? ये आधा सेंटर और आधा सेंटर, आधा राज, चाहे पूरे देश में कहीं पूरे देश में कहीं। 1.5%, खरीफ में 2% और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। तो सभी जिला के सभी गांव में सभी फसलों के लिए एक प्रकार का प्रीमियम रेट, और इससे फाजिल जितना होगा, कोई कैपिंग नहीं होगा, राज खजाने से उसकी भरपाई होगी, ताकि किसान का नुकसान होता है, बर्बाद होता है, तो पूरी राशि उसको मिल जाए। दूसरा कि अधिक किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई नहीं कर पाया, बीमा कराया और बुआई नहीं हुई, फिर भी उसको 25% बीमा की राशि मिलेगी। ये अपने आप में एक नई और बड़ी पहल है। दूसरी विसंगति ये थी कि किसान जब फसल काटता है, फसल खड़ा है और उस बीच में प्राकृतिक आपदा आई, तभी आपको बीमा की राशि मिलेगी। यदि फसल की आपने कटाई कर दी और खेत में वो पड़ा गिरा हुआ है और तब प्राकृतिक आपदा आई, तो आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यवस्था की गई है कि फसल कटाई के बाद भी 14 दिन तक यदि खेत में पड़ा है फसल और अब प्राकृतिक आपदा आती है और नुकसान होता है, तो उसकी भी भरपाई की जाएगी। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद किसानों के लिए इससे बड़ी और अच्छी कोई योजना नहीं थी। दूसरी विसंगति क्या थी? हजारों परिवार देश में समाप्त हो गए, क्योंकि लागत जितना था उतना उसको मिल नहीं पाता था। दूसरा क्या था कि आदमी कर्जा लिया है, पड़ोसी से लिया, बैंक से लिया, और आपदा आई तो फसल बीमा पूरा मिलना भी नहीं है, और मिलना भी है तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल महीना, और आंकड़े में यदि थोड़ा बहुत इधर उधर है तो जांच होते होते 2 साल भी लगता था। तो इस फसल बीमा का प्रीमियम का अमाउंट भी गया और इंश्योरेंस भी मिला। इस व्यवस्था में हम लोग ने नए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक काम किया है कि अब ये जो विज्ञान है, नई टेक्नोलॉजी है, आपके ध्यान में होगा अटल जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बिना विज्ञान पर आखिर अधिकार किसका है? किसान का नहीं है क्या? क्या देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी विज्ञान है तो उसका उपयोग उसके हित में नहीं होना चाहिए? तो हम लोगों ने इसमें व्यवस्था कर दी कि जो लेखपाल होता है नीचे में, उसको स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप जारी किया है। कर दिया? हाँ, कर दिया, फसल बीमा का मोबाइल ऐप जारी, और वहां से वो आंकड़े वो भेजेंगे। फिर आंकड़े में हेरा फेरी ना हो तो किराए पर ड्रोन लेकर अपने दूसरे मंत्रालय से उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने की है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे, और यदि आपदा आती है तो 25% तो सीधे उसका भुगतान हम कर देंगे। आप 75% की राशि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1 महीने के अंदर उसका पूरा भुगतान। 1 महीने की कैपिंग है कि करना ही करना है, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। ड्रोन के माध्यम से आप उसका आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल। ये फसल बीमा योजना पे बड़ा ही इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में भी। अनीशा अरोड़ा जी ने एक सवाल पूछा है कि खरीफ सीजन जो आने वाला है, जो शुरुआत होने वाली है, अब इसमें जैसे आपने बताया कि कोई किसान, ये ताकि नंबर्स में ये क्लियर हो जाए, अगर वो 1 लाख का बीमा करवाता है तो उसको मैक्सिमम 2,000 रुपए देने पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, बाकी सरकार देगी, मैक्सिमम 2,000 रुपए देना पड़ेगा। इसमें एक और विसंगति थी पहले फसल बीमा योजना में कि शायद जहां तक है कि अगर कोई लोकल आपदा आई हो, जो स्टेट वाइड आपदा ना हो, तो शायद उसको बीमा नहीं मिलती। एक और विषय में बताना चाहूंगा कि देखिए, कई फसलें राज्यों में कहाँ कौन सा फसल है राज्य सरकार नोटिफाई करती है। टेंडर भी राज्य सरकार करेगी, 11 कंपनी है, कौन कंपनी टेंडर देगी
डिसीजन वहीं से होना है, और नीचे की इकाई भी राज्य को करना होता है। तो एक मध्य प्रदेश तो पंचायत तक करता था, लेकिन बाकी राज्य पंचायत तक नहीं करता था, ब्लॉक लेवल। पूरे ब्लॉक में आपदा आएगी तब मिलेगा, यदि ब्लॉक के एक हिस्से में आया तो नहीं आएगा, तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही पंचायत में भी यही डिफिकल्टी कि पूरे पंचायत का नष्ट होगा तब मिलेगा। यदि किसान का 10 किसान का खेत नष्ट हुआ, बाढ़ की पानी आई, पूरे पंचायत में नहीं गया, 25 किसान का खेत डूबा, या कटाव है, या ओलावृष्टि। आप देखते हैं ओलावृष्टि भी पूरा समान रूप से नहीं होता है। यदि एक पंचायत में 50 किसानों की ओर गया तो नहीं मिलता था। नए फसल बीमा योजना में हम लोगों ने ये भी व्यवस्था किया है कि नहीं, खेत बार भी स्थानीय आपदा में खेत बार पर भी उनका भुगतान, ये भी विसंगति आपने दूर कर दी। अब मंत्री जी, एक ड्रीम रहा है प्रधानमंत्री जी का और आपके मंत्रालय ने इसको आगे बढ़ाया है, और इस पर एक नई स्कीम भी लॉन्च की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके लिए भी काफी रुपयों का आवंटन हुआ है, और ये कृषि सिंचाई योजना जो है, ये इसमें काफी आंकड़े भी आए हैं सरकार के 2 साल के उपलक्ष्य में कि कितने कहां पे सिंचाई का, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसका कितना प्रोग्रेस हो चुका है और अगले 6 महीने 1 साल में क्या प्लान है? देखिए, दर्शक भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के 67 वर्ष बाद मोदी सरकार आई है, और 67 वर्ष में हर खेत को पानी हम नहीं पहुंचा सकते। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 125 करोड़ की आबादी है। हर हाथ को यदि काम चाहिए तो हर खेत को पानी चाहिए। इटली नहीं है, हम इटली गए थे, उसकी आबादी हरियाणा की आबादी के बराबर है, लेकिन यहाँ 125 करोड़ की आबादी है, तो हर खेत को जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, और उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। जो कृषि उत्पादन है वो भी पानी के बिना नहीं बढ़ सकता, जो उत्पादन बढ़ना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद करिए ना, इस सब अवसर पर हमको एक बात स्मरण आता है कि जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले मैं 89 में एमपी बना था, तो गांव से शहर आने के लिए साइकिल से पगडंडी पर भी आधा रास्ते साइकिल पर से उतरना पड़ता था। गांव के लोग गांव के लोग खाली सड़क, पक्की सड़क क्या होता है नहीं जानते, देखा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना चली थी, यदि अटल जी ना होते, प्रधानमंत्री नहीं होते, तो गांव के लोग काली सड़क, पक्की सड़क नहीं जानते। वही स्थिति ये पानी का है कि आज भी 60% सिंचित जमीन को पानी नहीं है। ये तो जनरल है, लेकिन यदि पंजाब, हरियाणा, गुजरात को हटा दीजिए, मध्य प्रदेश को तो 80% जमीन को पानी, बाकी देश में यूपी बिहार, और इसमें 85% छोटे और सीमांत किसान। मेरे जैसा किसान 200 रुपये प्रति घंटा, गांव के जो संपन्न किसान है उनको हम पैसा देते हैं, हमारे खेत में पानी पड़ता है। ये हालत देश के करोड़ों किसानों का। 67 वर्ष तक खेत को पानी नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई, और उस योजना के तहत जो पिछला बजट आया होगा, आपने देखा होगा, उसकी राशि भी बढ़ाई गई, सिंचाई योजना की राशि बढ़ाई गई। और इसके अलावा एक अपने आप में आश्चर्य विषय है कि हजारों योजनाएं देश से 20 साल 25 साल से लंबित, जिसको राशि एक बार जितना चाहिए उसको मिला नहीं, तो योजना की लागत भी बढ़ी और योजना भी पूरा 20 साल 25 साल में नहीं हुआ। उससे भी बड़ा आश्चर्य का विषय है कि 89 बड़ी परियोजना जिससे 86 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती है, 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। हजारों हजार करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन इसकी चिंता नहीं की गई, और करना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो लोग देश चला रहे थे उनको जौ और गेहूं की बाली में अंतर भी समझना बड़ा कठिन था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की, और इस बार उसके लिए 89 परियोजनाएं पूरी हो जाए, जिससे 86 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती है। तो नाबार्ड के सहयोग से प्रारंभिक कॉर्पस फंड बनाया गया है 20,000 करोड़ रुपए। और आपके ध्यान में होगा कि बजट में भी घोषणा है कि काले धन पर भी उजागर जो होगा तो 7.5% का सरचार्ज लगेगा, और सर्विस टैक्स पर भी 0.5% का। ये नेशनल हाईवे जो आप देख रहे हैं ना, 1% का जो पेट्रोल पंप पर था 1 रुपया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी मोड में सर्विस टैक्स पर भी जो 0.5% कृषि कल्याण इसमें खर्चा होगा, तो 89 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कॉर्पस फंड का तो किस तरह की परियोजनाएं हैं ये बड़ी परियोजना, बड़ी और मध्यम परियोजनाएं। तो उसमें से भी 23 जो हमारी परियोजना है 89 में से, उसको इसी वर्ष
मार्च 17 तक पूरा करने के लिए 12,517 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और 23 परियोजनाओं को तो इसी वर्ष हम पूरा करेंगे 16-17 में, और 17-18 मार्च आते आते 40 को पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से इन 80 परियोजनाओं को जो लक्ष्य किया गया है, इस काम को भी हम एक समयबद्ध तरीके से जल्द ही पूरा करेंगे। इसके अलावा जो जल संकट है, तो जल का प्रबंधन, गुजरात जैसे राज्य में क्या है, पंजाब में आज भी सूखा पड़ता है, तो वहां की सरकार हमको सूखा राहत के लिए नहीं मांगती, खुद ही मैनेज करते हैं। मैंने नहीं, वहां पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, इसीलिए गुजरात को कोर्ट ने इतना फटकारा भी, लेकिन गुजरात इसकी व्यवस्था करता है, जल का प्रबंधन किया है उसने, जल का छोटे-छोटे चेक डैम, जल का प्रबंधन किया है, जल नहीं था प्रबंधन किया है। मध्य प्रदेश के पास जल था, प्रबंधन नहीं था, तो इसने प्रबंधन किया है। लेकिन पूरे देश में ये जल संकट जो है, इससे निपटने के लिए देखिए, जो प्राणी है उसको तो जल चाहिए, जो जीव प्राणी है, लेकिन फसल के लिए भी पानी चाहिए। तो आने वाले समय में संकट भी पैदा हो सकता है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना, ड्रिप और स्प्रिंकलर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और गुजरात आज गन्ना जो सबसे ज्यादा जल लेता है, गुजरात में जब मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वहां शुरू कर दिया कि जो किसान स्प्रिंकलर और ड्रिप से गन्ना की खेती करेगा उसका चीनी मिल जाएगा। इसका नतीजा है कि जल का बचाव हो रहा है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी मिले, उन्होंने भी कर दिया कि जो गन्ने की खेती सूक्ष्म इरिगेशन से करेगा उसका गन्ना चीनी मिल पहले लेगा। मतलब सूक्ष्म सिंचाई योजना को भी बजटीय आवंटन को बढ़ाया गया है। तो हर खेत को पानी पहुंचाने का जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, उस दिशा में मिशन मोड में काम शुरू। ये जो आपने बताया 23 मेजर परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं, जो आप इसी साल खत्म करने की बातें सोच रहे हैं, 21 स्टेट में है कुछ? जैसे एक तो मेरे बिहार का है, बिहार में है पुनपुर नहर परियोजना है। इसी प्रकार से यूपी के भी परियोजनाएं हैं, महाराष्ट्र की कई इसी साल खत्म होने वाली है, जिसको हम करेंगे मार्च 17 तक। अब राज्य सरकार के माध्यम से करना है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे जो समवर्ती सूची में जो है, ये राज्यों के द्वारा करते हैं। तो जिस राज्य की रुचि जरा अच्छी होगी तो तेजी से करेंगे, और किसी का थोड़ा कम होगा तो 2-4 महीने का इधर उधर होगा, लेकिन इसको पैसा का आवंटन राज्यों को इस वर्ष कर दिया। फॉलो अप का एक मैकेनिज्म बना हुआ है। बिल्कुल। मंत्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी ही अच्छी बात की कि क्या किसानों को टेक्नोलॉजी का हक नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी जो है वो किसान के खेत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सुशील जी, जो एक सवाल पूछना चाहते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड और बायोटेक के बारे में। इसके बाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं, हम वो भी लेंगे ऑनलाइन मीडिया से। सुशील जी, अपना सवाल पूछिए मंत्री जी से। हाँ, नमस्कार मंत्री जी। सबसे पहले तो मैं बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा सक्सेसफुल 2 साल के लिए, और ये अपेक्षा है कि जो आगे वाले 3 साल रहेंगे वो टेक्नोलॉजी से भरपूर रहेंगे एग्रीकल्चर में। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और मैं बिलोंग करता हूँ मराठवाड़ा स्टूडेंट है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ। और मैं बिलोंग करता हूँ मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र से। और मेरा एक आपसे एक जानना चाहता हूँ मैं कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहेगा फार्मर के बेनिफिट के लिए। आपका क्या विजन है इसके लिए कि जैसे बायोटेक क्रॉप्स हुए या थोड़ा एक्सटेंशन हुआ बायोटेक टेक्नोलॉजीज का एग्रीकल्चर। देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस पर क्या आपके मंत्रालय इसको आगे बढ़ाएगा, कैसे करेगा? नहीं, ये जो हमने हमारी सरकार बनते हमने एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना रांची में की है, अभी जो किया है। और जो नई टेक्नोलॉजी इन टोटल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे देश में सूखा है, इतना बड़ा सूखा 100 बरस में लगातार 4 फसल में नहीं आया। तो हमारी जब सरकार आई थी तो उस समय -12 वर्षा थी। साइंस और टेक्नोलॉजी का हमने क्या उपयोग किया, एक उदाहरण बताते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी इसी से जुड़ जाएगा। ये यदि वर्षा 15 दिन नहीं होता है तो किसानों को क्या करना चाहिए, यदि 20 दिन नहीं होता है तो क्या कैसी खेती करनी चाहिए,
30 दिन नहीं होती है तो कैसी खेती करनी चाहिए, या 20 दिन लगातार सूखा है तो कौन सा फसल आना चाहिए, 20 दिन लगातार पानी में यदि फसल डूबता है तो कौन सा फसल होना चाहिए। तो एक तो हमारे वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी के जो हमारे संस्थान हैं प्रयोग करके इस सूखा के पीरियड में दलहन, तिलहन और अनाज के लगभग 48 नए वेराइटी किसानों को दी है। दूसरा, एक हमारा हैदराबाद के अंदर एक संस्थान है, तो जितने हमारे इसके अलावा ICAR के 103 संस्थान हैं जहां नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। राज्यों के अंदर कृषि विश्वविद्यालय, इस सबके सहयोग से देश के 614 जिलों को हमने कंटीजेंसी प्लान दिया नई टेक्नोलॉजी से कि यदि सूखा आता है इतना दिन तो क्या करना चाहिए, यदि बाढ़ आता है तो इतना क्या करना चाहिए। और उसका परिणाम आपने देखा होगा इस वर्ष कि इस वर्ष -14 वर्षा थे, 5-6 में -13 थे, 5-6 में -13 था तो -7% उत्पादन कम हुआ था। इस बार -14 था तो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा उत्पादन हुआ। देश के किसानों ने मेहनत किया, लेकिन विज्ञान का भी कमाल है कि उसने नई वेराइटीज, नई टेक्नोलॉजी दी और कंटीजेंसी प्लान दिया कि किस प्रकार का टेम्परेचर किस समय है, किस प्रकार का मौसम कैसा है आपके जिला में, अध्ययन करके तो कौन सी फसल किस प्रकार से उसकी खेती करनी चाहिए। और ये हमने सारे लोगों को राज्य सरकारों के माध्यम से, कृषि विस्तार कर्मियों के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से खेत के पाठशाला तक किसानों तक पहुंचाने का काम किया। इसमें विज्ञान का ही कमाल है। फिर ये जो विज्ञान है इसका उपयोग हम पहले भी करते रहे, ऐसा नहीं कि सरकार आने के बाद ही शुरू किया है। तो आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद एक स्थान उनको मिला कि जहां उनको लगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो पहला 1904 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की 4 में। वो था यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर पूसा के एक गांव में। लेकिन 34 में भूकंप होने के बाद उसको दिल्ली के अंदर लाए और आजादी के 67 वर्ष बाद जब हमारी सरकार आई तो सिर्फ वही एक संस्थान था। पिछले 100-150 साल में तो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत क्या किया कि इसी प्रकार की एक स्थापना रांची के अंदर, बोकारो, झारखंड के अंदर बरही में, वहां की राज्य सरकार ने हमको मुख्यमंत्री नए बने और उन्होंने 1000 एकड़ जमीन दी और उसमें हमने काम शुरू किया। और दूसरा, हम आसाम के अंदर निर्णय 1.5 साल पहले लिया, लेकिन आसाम की सरकार जमीन नहीं दे रही थी। अभी जो नई सरकार आई है तो मैंने बधाई देने के लिए जब फोन किया मुख्यमंत्री जी को तो पहला उत्तर उनका ये था कि मैं आपको जमीन दे दिया, आइए और शीघ्र यहाँ भी आसाम में भी शुरू हो जाएगा। तो ये और जो बायोटेक्नोलॉजी है, देखिए ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, इसके लिए हमने इस प्रकार के संस्थानों को बढ़ाने का काम किया है और वैज्ञानिकों की बड़े पैमाने पर हम भर्ती भी शुरू किया है। और जो मानव संसाधन चाहिए, कृषि वैज्ञानिक चाहिए, उसका भी घोर संकट है। तो हमने तो नया PG स्कॉलरशिप्स वगैरह चालू किया है, ये कई योजनाएं चालू की है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक था मणिपुर के अंदर, वो भी छोटा था क्योंकि 6 पर्वतीय राज्यों में कोई एग्रीकल्चर नहीं था। हमने उसके अलावा 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित किया है, एक झांसी में, वहां पढ़ाई शुरू हो गई है, और दूसरा ये पूसा जहां ओरिजिनल पूसा था उसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में हमने मान्यता दी है, सदन से भी अभी पास हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, इस चुनौती से निपटने के लिए मानव संसाधन, कृषि वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट की स्थापना बड़े पैमाने पर कर हम उसको नीचे तक और तेजी से ले जाना चाहते हैं। एक हमारे पास, आपने इतनी टेक्नोलॉजी की बात की, आपके मंत्रालय एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग के उसको बढ़ावा देने के लिए काफी प्रोत्साहन दे रहा है। तो एक वीडियो है हमारे पास एक किसान का जिन्होंने प्रोग्रेसिव फार्मिंग में काफी काम किया है और वो अपने कुछ बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो ये हम वीडियो देखेंगे अब दर्शकों से, फिर ये वार्तालाप को आगे जारी रखेंगे।
मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैंने कैट बायो रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना मोदी जी के आह्वान पे स्टार्टअप इंडिया में किया था। मैं कृषि में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरी सहायता पूसा इंस्टीट्यूट कर रही है। पूसा इंस्टीट्यूट से मैंने 2 टेक्नोलॉजी अभी लिया है। एक टेक्नोलॉजी पूसा सोयानट है, दूसरी टेक्नोलॉजी पूसा वीटा है। दोनों को मैं कमर्शियलाइज कर रहा हूँ। अभी करीब करीब 200 किसानों से मैं बाईबैक एग्रीमेंट में फार्मिंग करवा रहा हूँ प्रोडक्ट का। साथ में मेरा जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में काफ़ी लोगों के करीब 1 लाख लोगों के पास तक रीच है। और हमारा टोटल जो डायरेक्ट रोजगार है लोगों को, 10 से 11 लोगों को मैंने डायरेक्ट रोजगार प्रारंभ किया है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर में ट्रांसफॉर्म किया। धन्यवाद। इसमें अभी हमने देखा प्रोग्रेसिव फार्मिंग का एक सवाल और भी आया है महेश शिंदे जी का। वो माईगॉव पे पूछा है उन्होंने ये सवाल कि क्या आपके मंत्रालय का इस पर भी कुछ विचार है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। ये प्रोग्रेसिव फार्मिंग की बात हो रही थी, ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो बात हो रही थी उसको और इन्वेस्टमेंट के साथ और हमारा उपज बढ़ सके। कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ कुछ विचार है आपका? देखिए, हमारी सरकार ने, एक तो बहुत ऐसे किसान हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं और कई छोटे किसान हैं जो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर खेती करना चाहते हैं। तो नाबार्ड के माध्यम से एक ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप 5-7 किसानों का बनाकर वो यदि किसान से जो खेती नहीं करते हैं उनसे जमीन लेकर करना चाहते हैं तो उनको हम लोन देने की सुविधा देश में शुरू किया है। अच्छा, ज्वाइंट ग्रुप। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें रोड़ा है, देखिए बड़े पैमाने पर देश के अंदर ऐसे किसान हैं जो परिवार नौकरी में चले गया, गांव में 5 एकड़ जमीन उसके पास से पड़ा हुआ है, खेती नहीं, कुछ नहीं हो रहा, वहां नहीं हो रहा, दिल्ली बम्बई बैठे हुए हैं। अब ये जो कानून है, राज्य कानून बनाती है, कानून ऐसे बने हुए हैं कि वो किसान अपना जमीन देना नहीं किसी को चाहता है, क्योंकि 12 साल तक यदि किसी दूसरे ने जोत की उस जमीन की, तो कई राज्यों में कानून है कि अब जमीन पर इसका हक नहीं रहेगा, जिसने जोता उसका। पूरे देश में ऐसे किसानों के सामने इस बात का अंदेशा है कि यदि हम खेती के लिए किसी को जमीन दे देंगे तो मेरे हाथ से मलकियत निकल जाएगी। इससे अच्छा है कि खेत पड़ा रहे। तो हमारा जो लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उससे आग्रह किया, और अभी सिक्किम में देश भर के कृषि मंत्री और लैंड रिसोर्सेज के जो सेक्रेटरीज हैं उनकी बैठक, प्रधानमंत्री जी भी 2 रात रहे, हम लोग रहे, और वहां पर हम लोगों ने एक टास्क फोर्स इसके लिए जो बना था उसकी बैठक हुई, और राज्यों से हम निवेदन ये कर रहे हैं कि आप ऐसा लैंड लीज पॉलिसी बनाइए जिससे किसान भी किसी को यदि खेती करने के लिए जमीन देता है तो उसको ये भरोसा रहे कि हमारी मलकियत कायम रहे। तो हम राज्यों से आग्रह किए हैं, और एक मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार के लैंड लीज पॉलिसी अब बना लिया है, और मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल में कन्वर्सेशन हुआ आपके साथ कि आपके मंत्रालय ने बहुत सारी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स को, लेगेसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है, कुछ नई पहलें की हैं। उस नई पहलों में एक आज के जैसे टेक्नोलॉजी का इस सरकार पर विश्वास है, प्रधानमंत्री जी का है कि बहुत सारे ऐप्स लॉन्च किए हैं आपके मंत्रालय ने। तो हम आपसे चाहेंगे कि उस एक ब्रीफ में वो ऐप क्या करते हैं हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो दर्शक आगे उस ऐप का इस्तेमाल कर सके, उसका प्रचार प्रसार कर सकें, किस तरह इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि एक किसान सुविधा ऐप है, हमने किसान एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी जारी किया है, एक ऐप जारी किया है, दूसरा फसल बीमा का भी जारी किया है, और इन दोनों पर सब प्रकार की जानकारी उनको इससे संबंधित मिल सकती है, हर तरह के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। बिल्कुल। और तीसरा जो है पूसा कृषि ऐप, ये पूसा कृषि ऐप जो बागवानी और कृषि है इससे संबंधित जितनी नई टेक्नोलॉजी ये जानकारी उनको सब फोन पे उपलब्ध है। और प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कृषि उन्नति मेला में किसान ऐप जारी किया, किसान सुविधा ऐप, इसके तहत किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल उस पर वो जान सकते हैं। फिर मौसम की जानकारी, खाद बीज कहाँ मिल सकता है, ये भी जानकारी उनको प्राप्त हो सकती है। और एग्री मार्केट में
एक अलग से भी हम लोगों ने किया है, जिसमें 50 किलोमीटर के अंदर किस मार्केट में किसका क्या कीमत है, 50 किलोमीटर का उसमें दायरा, तो वो भी जानकारी उनको किसान ऐप पे फोन के थ्रू मिल जाएगी, मिल जाएगी। और मंत्री जी, हम अपने आज के इस वार्तालाप के अंत की तरफ बढ़ेंगे, तो इसके पहले कि मैं अपना आखिरी सवाल पूछूं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है जो हमारे माईगॉव पे आया है, और ऋचा अभ्यंकर जी ने पूछा है। इस सवाल को लेके मैं अपना आखिरी सवाल पूछूंगा कि क्या आपका कोई प्लान है एग्रीकल्चरल टूरिज्म की तरफ प्रमोट करने का, क्योंकि कहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ये प्लान है, पहले से है। हर राज्यों को हम पैसा देते हैं और राज्य अपने किसानों को इसको अपने अपने तरीका से देश के विभिन्न स्थानों पर जहां कृषि के उन्नत प्रयोग हो रहे हैं वहां ले जाते हैं, कृषि दर्शन। और मध्य प्रदेश सरकार तो अब ट्रेन पर भी उनको घुमाने का प्रस्ताव लाया है। तो ये पहले से है कि देश के किसान जहां जहां नई टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है दूसरे राज्य में, दूसरे संस्थानों में, तो जाकर देखिए। और यहाँ हमारा पूसा में जो संस्थान है ये लगभग 1500 एकड़ में, तो देश भर के किसान, राज्यों के अंदर एक आत्मा है, उसको हम इसके लिए राशि आवंटित करते हैं कि किसानों को भ्रमण पर ले जाए, एक्सपोजर के लिए देश में ट्रेनिंग भी ले जाकर कराए, न सिर्फ दिखाए बल्कि उनके पास तो ऐसे इसके लिए भी राशि है कि आप उन किसानों को देश के विभिन्न संस्थाओं में ले जाकर ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। और ये काम ज्यादा तेज हुआ है, 2 वर्ष के अंदर इसको और ज्यादा तेज किया है और इसके बजट को भी बढ़ाया है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन शायद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि आपके मंत्रालय ने किसानों से कहा है कि अगले 5 साल में उनकी इनकम डबल कर दी जाएगी, और उसके लिए बहुत सारे प्रयास होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स में पहल होगी, सिर्फ जैसे कि उनकी उपज बढ़ाने के लिए पर ड्रॉप इरिगेशन की बातें हैं। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमने पिछले 2 साल की तो डिस्कस किया, अगले 1 साल, 2 साल या 5 साल में क्या प्लान्स हैं जिससे आपका जो ये वायदा है वो जरूर पूरा हो? जब हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री या हम लोग बोलते हैं कि 5 साल में दुगुना करेंगे, तो मेरे उन मित्रों को बड़ा आश्चर्य लगता है जिन्होंने इस संबंध में कभी विचार ही नहीं किया। देखिए, किसान का उत्पादन बढ़े, पूरा ध्यान रहा समर्थन मूल्य, तो समर्थन मूल्य भी बढ़े, हम बढ़ा भी रहे हैं, बढ़ाया है, लेकिन सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ने से आमदनी, उनकी इनकम नहीं। इन हमारे मित्रों ने 60 वर्ष तक यही सोचा कि समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे तो आमदनी बढ़ जाएगी। ये गलत सोच था, हमारी सोच बदली है। हमने योजनाएं बनाई है कि उत्पादन बढ़े, हर खेत को पानी मिले, तब ना उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम हो। जैसे मान लीजिए कि उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं, अब हमने 1 बोरा यूरिया डाला तो मेरा पड़ोसी सोचता है कि ज्यादा उत्पादन हो तो वो 1.5 बोरा यूरिया डाले, उसको जरूरत हो चाहे ना हो, जरूरत हो चाहे नहीं, तो लागत बढ़ता है। फिर जैविक खेती, उसमें लागत कम है। पहली बार भारत की सरकार ने जैविक खेती के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई है। तीसरा, ये आपको ये जो यूरिया है, मोदी सरकार आने के पहले किसान लाठियां भी खाता था और दुगुना दाम पर ब्लैक मार्केटिंग में उसको लेना पड़ता था, लागत बढ़ता था। और किसान के नाम पर 50,000 करोड़ से ज्यादा राशि फैक्ट्रियों को दिया जाता था यूरिया बनाने के लिए, और यूरिया बनता था, निकलता था किसान के लिए, और 30% यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था। और सदन में आप रिकॉर्ड देखिएगा कि हर बार सत्र में हर एमपी यूरिया की मांग करता था। पर सरकार बनते मुख्यमंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री से मिलकर और पत्र लिखकर यूरिया की मांग कर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ उपाय करना चाहिए, और उन्होंने किया, नीम कोटिंग का उपाय किया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इस वर्ष रबी और खरीफ में आपने देखा होगा कहीं लाठी नहीं चली, यूरिया उचित दाम पर मिला, क्योंकि और लागत भी कम हो गया। नीम कोटेड यूरिया, जो सामान्य यूरिया था वो पानी में उसके गुणवत्ता बहकर चले जाते थे। नीम कोटेड में 100% गुणवत्ता उसी जगह पेड़, उसका जो पौधा है उसके नीचे ही वो काम करता है। तो अब 100 किलो यूरिया देते थे, 80 किलो उसके बदले दे रहे हैं, 20% कम। तो लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और अच्छा मार्केट, समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको अच्छा मूल्य तो मिले, तो इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार। दूसरा, किसानों की आमदनी में खेती बाड़ी का बड़ा योगदान है। खेती मतलब अनाज उपजाना, और बाड़ी मतलब हम बताएंगे, लेकिन बाड़ी पर ध्यान नहीं गया, खेती पर ध्यान रहा। और सिर्फ खेती करने से यानी अनाज उपजाने से ही आमदनी नहीं बढ़ेगी।
तो हमारी सरकार ने खेती बाड़ी आप देखिए अपने गांव की कहानी, कुछ लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा जो गांव देखा ही नहीं होगा, लोहा के बेड पर पैदा लिया होगा, विदेश में घुमा होगा, नहीं पता होगा। तो ये बाड़ी मतलब जो घर के आसपास की जमीन है उसमें सब्जी की खेती, फल की खेती, फूल की खेती, पेड़ लगाना, बकरी पालना, गाय पालना, इससे किसान की आमदनी बढ़ती है। हमारी सरकार ने मिशन मोड में इस काम को शुरू किया है। बागवानी, फूल की खेती, दुग्ध पालन, डेयरी अब आप देखेंगे 2 वर्ष के अंदर तो 10 वर्षों का जो औसत वृद्धि दर पूरे दुनिया का देखे तो 2.2% है और हिंदुस्तान का 4.2% डबल है। और यदि सिर्फ 15-16 का देखेंगे तो 9.7% वार्षिक वृद्धि दर है दूध के उत्पादन। मछली पालन का क्या लक्ष्य था? अब सरकार में आया तो उसमें देखा था कि 15-16 में 5% पर हम जाएंगे, 5.5% पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ब्लू रिवोल्यूशन के एक छतरी में इनलैंड फिशरी, मैरीन फिशरी, सारी योजनाओं को इकट्ठा करके जो हमने प्रयास किया तो 7% वृद्धि दर हो गया। तो मछली की खेती से आमदनी, कहावत है जहां मछली वहां लक्ष्मी, हम बड़े पैमाने पर इस पर जोर दे रहे हैं। इसी प्रकार से अंडा का उत्पादन, मुर्गी पालन, 5% की वृद्धि हुई है 15-16। फिर जो एक सबसे बड़ा विषय है, हम इमारती लकड़ियों का बड़े पैमाने पर विदेश से आयात करते हैं, जबकि हमारे पुरख, हमारे बाप दादे मेड़ पर पेड़ लगाते थे, बिल्कुल लगाते थे और अच्छी आमदनी मैंने होती खुद थी। देखा अपने गांव में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक नई योजना इस बार लाई है, राष्ट्रीय वानिकी योजना, जिसमें हम मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए, पहले तो सरकारी जमीन पर पेड़ लगते थे, अब हमने ऐसी योजना शुरू की है कि किसान मेड़ पर पेड़ लगाए, खेत में पेड़ लगाए। इसके लिए भी इस वर्ष हमने बजटीय आवंटन राज्यों को देना शुरू किया है। तो हम निश्चित रूप से आमदनी 5 वर्ष में बढ़ाएंगे। उन लोगों के लिए सपना जरूर है जो जौ और गेहूं की बाली नहीं, अंतर नहीं समझते हैं, उन लोगों का ये सपना जरूर है कि पूरा नहीं होगा। देखते हैं, चूंकि जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है और उपेक्षा की इन बातों की, या तो जानकारी के अभाव में किया, या अपने परिवार के मजबूत बनाने में पूरा ध्यान रहा, नारे जरूर किसानों के लिए लगाए और निष्ठा अपने परिवार के लिए रहा। इसके कारण ये बातें उनके समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से हम 5 वर्षों में किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री राधा मोहन सिंह जी। जैसा कि आपने सुना होगा कि सिर्फ पिछले 2 साल में जो काम हुए हैं उतने ही नहीं हुए हैं। एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और डिटेल में बताया है अचीव करने का तरीका कि कैसे फार्मर की इनकम अगले 5 साल में डबल की जाएगी। वी आर वेरी थैंकफुल टू द मिनिस्टर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विल कंटिन्यू दिस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।